हाय, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है किसी खास चीज़ को संभाल के रखना किसी जगह पर। ये केकेएस स्टूडियो का फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज जिसमें हम पहले सीजन में मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों का संग्रहालय खड़ा करेंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा इस सफ़र में आपके साथ। शुरू करते हैं इस सीजन की पहली कहानी। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों का कलेजा थम जाता था। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्द मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार जाकर उन्हें बेच आता। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति न थी। फटे चीथड़ों में से अपनी नग्नता को ढकते हुए जिया करते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे दिया करते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और उसे भुन भुन कर खा लेते, या 10-5 ईखे उखाड़ लाते और रात को चूसा करते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोज़ख भरती रहती। जब से वो आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगा करते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सो तो सके। घीसू ने आलू छिलते हुए कहा, अरे जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते हुए डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यही हूँ ना, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं?
जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी बेचारी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं ना, वो कल ही बुलाकर रुपए देंगे रुपए। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ भी न था, भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगा दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत को तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया भी नहीं था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने देते। कई बार दोनों की जुबान भी जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान, हलक और तालू जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत तो इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, लेकिन दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। घीसू बोला, भोज नहीं भूलता, हाँ वो भोज तो नहीं भूल सकता। तब से फिर उस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की भी तो थी। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी भी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी भी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते। मन कहता है कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा जो हुआ न जाता, झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वो बेचारा ठाकुर। हाँ, माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबी का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है ना। हाँ, खर्च में किफायती सूझती है। तुमने 20 एक पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज्यादा खाई थी क्या?
मैं 50 खा जाता, 50 से कम मैंने ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया। वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मारकर पड़े हों, और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था।